चलिए शुरू करें। शुरू करें। गुड मॉर्निंग। पीछे गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। परफेक्ट। बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज में चैप्टर नंबर 1 अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। कौन सा था? क्या नाम था चैप्टर नंबर 1 का? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दूसरा नाम किसने बोला अभी? कुछ तो भी नहीं। ओके। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या क्या पढ़ा था अपन ने? टाइप्स ऑफ लॉज। सबसे पहले तो लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है? ऑफिशियल गैजेट। सबसे पहले ड्राफ्ट बिल जो है प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद में लोकसभा में इंट्रोडक्शन, राज्यसभा में इंट्रोडक्शन, उसके बाद में असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड देन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। लॉ या उसके टाइप्स क्या थे? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके बाद में कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडीज के बारे में पढ़ा था अपन ने? सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई। आरबीआई क्या करती है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। क्या हो? सेबी करती है। आरबीआई किसको रेगुलेट करती है? बैंक्स को, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को पूरा वो रेगुलेट करती है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ कोर्ट्स या फिर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या थी? सबसे ऊपर कौन था? उसके बाद में एंड लास्ट वाज मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। राइट। 25 सुप्रीम कोर्ट्स है इंडिया में। राइट। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, 25 हाई कोर्ट्स है। परफेक्ट। देन वी केम ऑन टू द बिग थिंग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कल अपन ने बस इंट्रोडक्शन ही देखा था, थोड़ा बहुत इसका थोड़ा सा रह भी गया था। इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या देखा था? कब से इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों जरूरत थी इसकी। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। द एक्ट मोस्टली डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। एक्ट जो है ना, इसको एक्चुअली अगर अपन देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वैसे कोई ऐसा डिवीजन नहीं है अपने सिलेबस में, बट अगर अपन उसको देखें तो वैसे दो पार्ट्स में अपन समझ सकते हैं। पहला सेक्शन 1 टू सेक्शन 75, ये क्या बोलते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, बेसिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में ब्रीच हुआ तो क्या होगा, कंसिडरेशन के रिलेटेड सारे पॉइंट्स। राइट। उसके बाद में ब्रीच हुआ तो रेमेडीज क्या क्या रहेगी, ये सारे पॉइंट्स। उसके बाद में परफॉर्मेंस कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीजें यहां पर आएगी। अभी ये वर्ड्स कुछ समझ में नहीं आएंगे ज्यादा, बट आएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे अपन इन यूनिट्स पर जाएंगे। पूरा पूरा एक एक यूनिट है इन सब शब्दों के लिए अपने को। उसके बाद में सेकेंड पार्ट इज सेक्शन 124 टू 238। ये क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अलग अलग टाइप्स के, स्पेशल टाइप्स के कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने को देखना है इन द सेकेंड पार्ट। राइट। Increasing complexities and innumerable contracts were entered in the business. Contract is the most usual method of defining the rights and duties in a business transaction. कोई भी बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, मतलब कोई भी बिजनेस करना है तो क्या बोलते हैं अपन? कॉन्ट्रैक्ट करना है। कोई भी डील करना है, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना बेचना है तो क्या बोलते हैं अपन? कॉन्ट्रैक्ट करना है। कोई भी चीज बेसिस ऑफ अ कमर्शियल वर्ल्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही होती है। एक पार्टीज की राइट्स, ड्यूटीज क्या है, कैसी क्या रहेगी, उसकी उसने क्या करना है उस कॉन्ट्रैक्ट में, सब कुछ कहां डिफाइंड रहता है? एक कॉन्ट्रैक्ट में। नाउ अब यहां पर वो क्या बोलते हैं? It does not prescribe so many rights and duties which the law will protect or enforce. Instead, contains number of limiting principles subject to which parties may create rights and duties between themselves. देखो वो क्या बोलते हैं, हम कोई ऐसा स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं बता रहे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही करना पड़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही लिखना पड़ेगा। हम आपको सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स कुछ बता रहे हैं जिसके हिसाब से आपने अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट हम जो बता रहे हैं जो लॉ, उसके अंदर वो चीजें रहनी चाहिए।
जो हम बोल रहे हैं ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशन वगैरह थोड़ी बहुत डिफाइन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। द एक्ट बेसिकली आइडेंटिफाइज इंग्रेडिएंट्स ऑफ लीगली एनफोर्सेबल एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ये जो लॉ है, ये कोई मतलब प्रोसीजरल लॉ नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। ये हमको जनरल प्रिंसिपल्स बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या होगा, परफॉर्मेंस कैसे क्या होगा, एंड लेटर पार्ट में अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बताता है। अभी थोड़ा चलते हैं पहले यूनिट के अंदर। पहला यूनिट हमको क्या बताता है? दिस यूनिट रेफर्स टू एसेंशियल्स। ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, रिवोकेशन क्या है, वॉइडेबल ये जो शब्द है इन सब का मतलब क्या है, एनफोर्सेबिलिटी इन सब का मतलब क्या है, इसमें अपन चलते हैं। लेट अस एक्चुअली नाउ बिगिन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहली चीज, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? The term contract is defined under section 2 clause H of the Indian Contract Act 1872। अच्छा, लॉ में जाने के पहले एक और चीज, लॉ पढ़ने के पहले लॉ पढ़ते कैसे हैं इसका भी थोड़ा सा अपने को आइडिया चाहिए ना। देखो, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मी, राइट? इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 1, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर ऊपर की चीजें। सेम नाम, हैंडराइटिंग इग्नोर करो थोड़ी सी, जो है सो है, उसको बदल नहीं सकते। और इसके नीचे सक्सेस मंत्रा भी। ऊपर वाला या नीचे वाला ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन सा लग रहा है? नीचे वाला, राइट? ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल या फिर रीडेबल अगर मैं बोलूं, वो कौन सा लग रहा है? नीचे वाला, राइट? इंफॉर्मेशन तो सेम ही है, क्यों? अच्छा, मेरे को एक और चीज, अगर मेरे को बताना रहे कि कौशिक सर क्या सिखाते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहां दी है, तो मैं ये पैराग्राफ में कैसे बताऊंगा? बता सकता हूं क्या? लाइन वगैरह गिन करके, वर्ड वगैरह वो एकदम एक्सट्रीम हर बार गिन सकता हूं क्या? नहीं। नीचे बताना रहे तो क्या मैं रेफरेंस से बता सकता हूं कि कौशिक सर क्या सिखाते हैं? कैसे बताऊंगा? पॉइंट नंबर 4 में। लॉ भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। लॉ में 4 सेंटेंस तो होते नहीं है, हर एक एक्ट में ऑलमोस्ट 400 सेंटेंसेस होते हैं, राइट? वो 400 सेंटेंस को ऐसे ही पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया तो विल इट मेक सेंस? इट माइट मेक सेंस, बट वो रीड करने में, समझने में, रेफरेंस देने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए लॉ को भी नहीं क्या, ऐसे ही पॉइंट वाइज, ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा जाता है। और ये जो पॉइंट के नंबर्स है ना, इनको क्या बोलते हैं अपन? इट इज कॉल्ड अ सेक्शन। क्यों रिक्वायरमेंट है? ये जो अपन ने बोला बेसिक रिक्वायरमेंट वही है कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, रीडेबल इसमें हो,
एंड रेफरेंस देने के लिए इजी रहे कि ये वाली प्रोविजन कहां लिखी है, ये वाली प्रोविजन सेक्शन नंबर 4 में लिखी हुई है, राइट। अब सेक्शन के बाद में एक और चीज आती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाला 4th पॉइंट के बारे में और फर्दर इसके रिलेटेड ही डिटेल देना है, अलग से पॉइंट नहीं है, इसके रिलेटेड ही एक डिटेल जो है मेरे को देना है। फॉर एग्जाम्पल कौशिक सर टीचर्स इकोनॉमिक्स एंड लॉ, वेयर इसके अंदर फर्दर सब पॉइंट दे दूंगा मैं एट एसएसएम इंस्टीट्यूट। वो एसएसएम इंस्टीट्यूट कहां है? एट प्रेस्टीज पॉइंट। ऐसे अंदर के फर्दर क्लासिफिकेशन को अपन क्या बोलते हैं? सबसेक्शन। ठीक है। अब लॉ में ऐसे एक चीज के अंदर दूसरी चीज, उसके अंदर और एक हो सकती है, उसके अंदर एक और हो सकती है। मतलब यहां पर इससे एट प्रेस्टीज पॉइंट से रिलेटेड और फर्दर चीज सेकेंड फ्लोर, राइट। इसको अपन फर्दर क्लासिफाई करें तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? क्लॉज। ठीक है। एंड उसमें फर्दर और इंफॉर्मेशन अपने को देना है और अंदर कुछ तो भी लिखना है, तो उसको अपन लिखते हैं इन रोमन नंबर्स। इसको बोलते हैं सब क्लॉज। अगर मैं बोलूं ऐसा, इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 4। ठीक है, ऐसा जो है अपन इसको पढ़ते हैं। ये अपन पहले नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, तीसरा लेटर क्यों लिया, चौथा वाला रोमन नंबर क्यों लिया? ये पुराने टाइम से ऐसा ही क्लासिफिकेशन चलते आ रहा है, वही कन्वेंशन फॉलो होते आ रहा है। ठीक है। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 4। यहां पर कोई चीज आप नोटिस कर रहे होगा, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। अपन ने जो बात की उससे कुछ अलग दिख रहा है क्या यहां पर? क्या अलग दिख रहा है? डायरेक्टली यहां पर उन्होंने H दे दिया, तो H फिर सब सेक्शन है क्या? अपन ने अभी तो बोला सब सेक्शन को अपन कैसे देते हैं? जनरली जनरल कन्वेंशन नंबर से देते हैं। यहां पर डायरेक्ट 2H क्यों आ गया? ये एक डायरेक्टली यहां पर क्लॉज है, ये एक स्पेशल केस है। कभी भी ये मतलब इंफॉर्मेशन जस्ट आपके लॉ के नॉलेज के लिए होना चाहिए, इसलिए है। कभी कभी शुरुआत में एक बेस लाइन होती है, बेस लाइन लिखने के बाद में अगर उसके अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन रहे ना, तो उस केस में डायरेक्टली सबसेक्शन के जगह क्लॉज चालू हो जाते हैं। जैसे मैं ऊपर के इसमें अगर लिख देता था CAKSA और फिर लिखता था इज अ फैकल्टी, B teaches eco law, C lives in Akola, lives in Pune, basically from Akola। ऐसा अगर अब यहां पर हर एक सेंटेंस के लिए बेस लाइन यही है, CAKSA is a faculty, CAKSA teaches eco law, CAKSA lives in Pune, CAKSA is from Akola, राइट। यहां पर अपन डायरेक्टली सेक्शन के बाद में क्लॉज लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर 2H जो है ये आया है। एक और चीज, सेक्शन नंबर 2 कोई भी एक्ट में जनरली क्या होता है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जहां पर सारी डेफिनेशंस दी हुई रहती है कोई भी एक्ट में। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट?
कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेक्शन 2 क्लॉज H क्या बोलता है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट है जो कि क्या है? एनफोर्सिएबल है बाय लॉ। दो चीजें आ गई अपने पास। एक क्या? इट इज एन अग्रीमेंट। दूसरी चीज क्या? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, एनफोर्सिबिलिटी क्या है? आएंगे अपन, हर एक पॉइंट पर आएंगे डिटेल में। पहले देखते हैं अग्रीमेंट क्या है। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी। अग्रीमेंट क्या है? उसकी डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज ई में। इट इज एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई चीज प्रॉमिस की फॉर कंसिडरेशन, दैट इज एन अग्रीमेंट। वापस से दो चीज आ गई यहां पर अपने पास में। कौन सी आ गई दो चीज अग्रीमेंट में? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है? आएंगे उस पर भी। अभी अपन कॉन्ट्रैक्ट का पहले स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। अब ये प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, इसका मतलब क्या है टेक्निकली देखें तो? When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. एक पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है, जैसे ही वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, वो प्रपोजल क्या हो जाता है? एक्सेप्ट हो जाता है। एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। वापस दो चीजें आ गई अपने पास में। सर कितनी है ऐसी दो दो करके? बस ये लास्ट है। प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस कैसे बनता है? दो चीजों से, बाय प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। बाय व्हाट? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अग्रीमेंट क्या है? इट इज प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर सम कंसिडरेशन। और प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या है? इट इज फॉर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, नाउ एक एक एलिमेंट्स पर अपन चलते हैं। सबसे पहला एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ या फिर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कोई भी एक अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ अगर रहा तो ही उसको अपन कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ मतलब क्या? एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन विच मींस अ ड्यूली एनफोर्सिएबल, अ ड्यूटी होना चाहिए वहां पर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर आप अपने कोई भी अग्रीमेंट को लॉ की मदद से एनफोर्स करा सकते हो, इट गिव्स राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। दैट इज टू से लॉ की नजरों में अगर एक वो एनफोर्सिएबल मानता है लॉ उसको कि हां इसके भरोसे मैं इसको मतलब एक पार्टी को बोल सकता हूं, इसमें जो लिखा हुआ है वो करने को दूसरे पार्टी को बोल सकता हूं कि देखो ये करना पड़ेगा, तो वो इट इज सेड टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जो कि लॉ के नजरों में लॉ उसको एनफोर्स करवा सकता है, लॉ बोल सकता है हां आपको ये करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एनफोर्सिबिलिटी में अपन ने बोला इफ इट गिव्स राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। ए ने बी को बोला क्या तू कार खरीदेगा मेरी 5 लाख रुपए में? बी बोला ठीक है, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, तूने मेरे को कार दे देना। अगर यहां पर अब ए ने या बी ने अपना पार्ट परफॉर्म करने से मना कर दिया, दोनों में से कोई भी कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है। कोर्ट इनकी बातें सुन करके उनको बोल देगा ठीक है आपको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा या डैमेजेस पे करना पड़ेगा, जो भी केस है।
दूसरा एग्जाम्पल, एक फादर ने अपने सन को प्रॉमिस किया, तू अगर अगले दिन 10 घंटे पढ़ाई करेगा तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। बेटे ने अच्छे से मेहनत से 11 घंटे पढ़ाई कर ली, पापा बोले अब मैं नहीं देता। क्या सन फादर के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है? क्यों? क्योंकि इट इज अ सोशल ऑब्लिगेशन, राइट? इट इज अ सोशल ऑब्लिगेशन। यहां पर आपने बोला आप लोग रोज क्लास आओगे, मैंने बोला आपको रोज क्लास आना है, प्रॉमिस है। आप लोग अगर क्लास मिस कर दिए कोई दिन, क्या मैं आप पर केस कर सकता हूं? नहीं कर सकता, राइट? दिस इज अगेन व्हाट? सोशल ऑब्लिगेशन। कर दूंगा बोला मैं सही? दिस इज अगेन व्हाट? सोशल ऑब्लिगेशन। ए ने बोला बी को, मैं कल शाम को तेरे साथ घूमने चलूंगा, चलूंगी, जो भी है। बाद में मना कर दिया, धोखा दे दिया, राइट? यहां पर क्या बी ए पर केस कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट? बिकॉज दिस इज अगेन सोशल ऑब्लिगेशन। कोई भी सोशल ऑब्लिगेशन डज नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी प्रॉमिस का नेचर ऐसा है जिसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन अदर देन सोशल ऑब्लिगेशन, दैट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन अगर आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ तभी वो क्या बन सकता है? कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है यहां तक? Thus, from above definition, it can be concluded that contract is equal to agreement plus enforceability by law, right? अच्छा, ऊपर इन्होंने एक और यहां पर जो छोटा सा इक्वेशन दिया है, अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, वो ये ऊपर की यही चीज बोल रहे हैं। अग्रीमेंट कैसे बना है? इट इज प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बोल लो, या फिर प्रॉमिस के दो पार्ट है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, वही प्रॉमिस है वो बोल लो, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ठीक है? सर ये कंसिडरेशन क्या है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, नहीं समझ रहा बेटा, समझाया ही नहीं, अभी आएगा डिटेल में। नहीं सर अभी बताओ। अरे है अपने को पूरा, देखो विश्वास नहीं है क्या तुमको? पूरा अपने को डिटेल में एक एक पॉइंट। ऑफर को अगर अपन देखें, प्रपोजल या ऑफर कितने पेजेस है उस पर अपने को? ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 7 पेजेस ऑफर को एक्सप्लेन किया है। कंसिडरेशन पूरा एक यूनिट ही अगले वाला 2 वाला। ठीक है, आएंगे अपन सब पे डिटेल में धीरे धीरे। अभी वापस आते हैं अपन यहां पर। ठीक है, ऑन एलैबोरेटिंग द अबव, कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस गिविंग राइज टू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। लीगल ऑब्लिगेशन अपन ने क्या बोला? अ लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल रिलेशन रेफर्स टू ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ। जिस कॉन्ट्रैक्ट को, जिस प्रॉमिस को, जिस अग्रीमेंट को लॉ रिकॉग्नाइज करता है, लॉ बोलता है हाँ ठीक है मैं इसको एनफोर्स कराऊंगा, वो सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन रह सकता है। सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट कवर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। लीगल ऑब्लिगेशन का आपको वहां पर लिखना हो तो ये शॉर्ट में लिख सकते हो। लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल रिलेशन रेफर्स टू अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने अग्री किया विद बी टू सेल अ कार फॉर ₹2 lakhs। यहां पर A is under an obligation to give car to B and B has the right to receive the car on payment of ₹2 lakhs, जैसा अपन ने पहला एग्जांपल लिया था। And also B is under an obligation to pay 2 lakhs to A and A has the right to receive 2 lakhs। यहां पर दोनों का ऑब्लिगेशन है, वहां पर इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। दूसरा एग्जाम्पल फादर सन का। फादर ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा, बाद में नहीं दिया। सन कैनॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस इज सोशल अग्रीमेंट।
This is not created with an intention to create legal relation and hence it is not a contract. अब देखो एक और चीज वो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन विच आर कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर. लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, बट लीगल ऑब्लिगेशन भी कैसे आना चाहिए, बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, मतलब आपको कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, जैसे कि एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन. मिस्टर ए को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया. क्या ऑर्डर दे दिया, कि अपने वाइफ और सन को आपको जो है मेंटेनेंस हर महीने पे करना पड़ेगा. ये ए ने, फॉर एग्जांपल यहां पर बी और सी, यहां पर ए ने ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या बी और सी के साथ में, ये किसने दिया था ऑर्डर, कोर्ट ने दिया था. दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ स्टेटस ऑब्लिगेशन. ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्टेटस ऑब्लिगेशन आउट ऑफ द स्कोप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अभी तक के लिए यहां तक सब लोग ठीक है कि पहला वाला अपने पास में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. अग्रीमेंट मतलब क्या है, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर कंसिडरेशन. और प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस कैसे बनते हैं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. ठीक है, अब इसी बेसिस पर अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में उन्होंने अपने को डिस्टिंक्शन दिया है. सबसे पहला डिस्टिंक्शन क्या है, मीनिंग. अग्रीमेंट कैसे बनता है, अग्रीमेंट कैसे बनता है, प्रॉमिस फॉर कंसिडरेशन. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is promise plus consideration agreement. Contract कैसे बनता है, agreement plus legal enforceability. An agreement which is enforceable by law is contract. Scope, agreement जो है वो wider term है, contract जो है वो narrower term है. पर सर agreement तो नीचे है उसके, contract बड़ा है, बड़ा होना चाहिए. वो किस सेंस में बोल रहे, अग्रीमेंट में दोनों आते हैं, लीगल और सोशल, बट कॉन्ट्रैक्ट में कौन से वाले आते हैं, सिर्फ लीगल वाले. इस सेंस में कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर टर्म एंड अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म. तीसरा, लीगल ऑब्लिगेशन. हर एक अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा क्या, कौन से वाला अग्रीमेंट नहीं करेगा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट, सोशल अग्रीमेंट्स, राइट. बट कॉन्ट्रैक्ट अगर अपन ये टर्म बोल रहे हैं तो वो तो लीगल ऑब्लिगेशन से ही बनता है, वहां पर नेसेसरीली इट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. एंड लास्टली नेचर. सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स है ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, क्यों, सोशल अग्रीमेंट्स भी आ जाएंगे उसमें. बट सारे कॉन्ट्रैक्ट ये अग्रीमेंट है ये बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं. परफेक्ट, दैट इज द डिफरेंस. यहां तक सब बढ़िया, किसी के रूह के परिंदे तो नहीं फड़फड़ा रहे, राइट. वो गाना है ना रणबीर का, ये है ना, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए. ओके, नाउ कमिंग बैक हियर. देखो ये अग्रीमेंट अपन ने समझ लिया, ये प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, एनफोर्सेबिलिटी समझ लिया, कंसिडरेशन क्या है, ये अपने को डिटेल में आएगा. अभी सिर्फ अपन छोटा सा टच अपन इस पे कर लेते हैं. सबसे पहली चीज प्रपोजल. प्रपोजल मतलब सर पता है प्रपोजल हमको, वो नहीं रे बेटा. प्रपोजल मतलब बेसिकली एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ तो भी पूछता है. ए ने बोला बी को, क्या तू मेरी कार खरीदेगा. यहां पर ए बी को क्या दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है. ठीक है, इसको अपन ऑफर भी बोलते हैं, प्रपोजल और ऑफर. अब बी के ऊपर है वो उसको चाहे तो हां बोल सकता है, चाहे तो ना बोल सकता है. एक्सेप्टेंस हो गया ऐसा अपन कब बोलेंगे, जब बी उसको हां बोल दे, राइट. व्हेन द पर्सन एक्सेप्ट्स द प्रपोजल देयर इज सेड टू बी एक्सेप्टेंस.
ठीक है। नाउ एक्सेप्टेंस हो गया, यहां पर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर के क्या बन गया, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर के क्या बन गया, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर के क्या बन गया, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। ए ने क्या प्रॉमिस किया है, कार देने का, बी ने क्या प्रॉमिस किया है, मैं कार खरीदूंगा, राइट, जो भी पैसे उनके डिसाइड होंगे वो खरीदूंगा। सेट ऑफ प्रोमिसेस एक दूसरे ने किए हैं। दूसरी चीज कंसिडरेशन, ए ने बोला मैं तेको कार बेचूंगा, प्रॉमिस हो गया, बी ने बोला खरीदूंगा, बट फ्री में खरीदेगा क्या वो, कुछ तो भी तो चाहिए ना पैसा। कंसिडरेशन इज दैट थिंग, कंसिडरेशन इज कॉल्ड समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को आएगा, अपने को एक टर्म एक उसकी है अगेन मैक्सिम, क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न। आप किसी को कोई चीज करने का प्रॉमिस कर रहे हो तो बदले में आपको भी तो कुछ मिलना जरूरी है ना। बिना कंसिडरेशन के कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्री में कोई किसी के लिए कोई चीज करेगा क्या, नहीं करेगा। ए बोल रहा है मैं तेको कार दूंगा, बी बोल रहा है मैं तेको उसके लिए 5 लाख रुपीस दूंगा। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, 5 लाख रुपीस, बी के लिए ये 5 लाख रुपए। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बी 5 लाख रुपए दे रहा है, उसके अगेंस्ट उसको क्या मिल रहा है, कार मिल रही है। ये क्या है, उसके एक दूसरे के कंसिडरेशन है। ठीक है यहां तक, ओके। अब आते हैं अपन नेक्स्ट थिंग पर, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाए जाने के लिए उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी है। ठीक है, अब ये एसेंशियल एलिमेंट्स अपने को कहां दिए हुए हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स अपने को दिए हैं सेक्शन नंबर 10 में, सेक्शन नंबर 10 में। ठीक है, कौन से हैं वो, अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड होना चाहिए, राइट, ऑल गुड, ओके, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, ये हो गए वो चीजें जो कि सेक्शन 10 स्पेसिफिकली बोलता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब इसके अलावा और भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं जो सेक्शन 10 में लिखी हुई नहीं है, बट हमको एनालिसिस से समझती है कि ये चीजें भी होना जरूरी है। टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टन होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। क्या क्या है ये चीजें, एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। डेफिनेशन में ही वो सारे चीजें दी हुई है जो सेक्शन 10 में है। ठीक है, सेक्शन 10 पर अपन बाद में आते हैं, पहले चलते हैं उन चीजों पर जो सेक्शन 10 में नहीं दी है बट अपने को समझता है कि भाई वहां पर जरूरी है। सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, सर्टन अदर सेक्शंस व्हिच आल्सो कंटेन्स रिक्वायरमेंट, दूसरे और बहुत सारे सेक्शंस है, वहां से एनालिसिस करके या बेसिक एनालिसिस करके हमको ये चीजें समझती है। सबसे पहली चीज, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या जरूरी है, टू पार्टीज, दो पार्टीज होना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है। कोई पर्सन अपने आप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, अकेले के अपने आप से खुद से कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, टू पार्टीज होना जरूरी है। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर, अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। एक बार पहले सब लोग ये पैराग्राफ पढ़ेंगे पूरा।
इट्स लाइक धोखे तो बेशुमार दिए हैं दुनिया ने मुझे, धोखे तो बेशुमार दिए हैं दुनिया ने मुझे, पर फिर भी दुनिया से यारी बार बार कर लेता हूं। अब दूसरों पर एतबार नहीं मुझे, इसलिए अपने आप से ही नफरत और अपने आप से ही प्यार कर लेता हूं। राइट? अरे बोल, पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं चलता, अपने आप से किया हुआ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। यहां पर दो पार्टीज हमको लगेगी ही लगेगी। दो पार्टीज कौन? एक नेचुरल पर्सन, मतलब आप और मैं जैसे हैं, वही पर्सन्स लगेंगे क्या? वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वहां पर आइडेंटिटी, बेसिक जो पर्सन है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन भी चलेगा। ये क्या बोल दिया सर आपने, नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन? देखो, एक होता है नेचुरल पर्सन, जैसे कि आप और मैं, बायोलॉजिकली जिसका बर्थ हुआ है, राइट? एक होता है आर्टिफिशियल, जिसका नेचुरल प्रोसेस से बर्थ नहीं हुआ है, लॉ की प्रोसेस से उसका क्रिएशन हुआ है। जैसे कि एक कंपनी, अपन बोलते हैं रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड ने ये किया, रिलायंस लिमिटेड का प्रॉफिट इतना हो गया, राइट? अपन उसको भी एक एज अ एंटिटी, एज अ आइडेंटिटी उसकी बोल करके डेजिग्नेट करते हैं। दैट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। अब लॉ ने ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये आर्टिफिशियल आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज की है। हर एक बिजनेस की नहीं होती। जैसे पार्टनरशिप फर्म अगर अपन बोले तो इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, राइट? बट एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रहती है। कंपनी, इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रहती है। ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेचुरल पर्सन के बीच में हुआ तो भी चलेगा, आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। One cannot contract with himself, one party making, another party accepting. Contract may be made by natural persons and by other persons having legal existence, जैसे कंपनीज, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। बस इतना नेसेसरी है कि आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज शुड बी असर्टेनेबल। अपन वो पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग से बता सकते हैं, बस दैट इज सफिशिएंट। और दो पार्टीज होनी चाहिए। जैसे एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली उसमें एक बायर एक सेलर, दो पर्सन्स लगेंगे। खुद से ही नहीं हो सकता, बाय मैं खुद को ही बाय कर रहा हूं, खुद को ही सेल कर रहा हूं, ऐसा कुछ। अब इसी से रिलेवेंट नहीं क्या, अपने को एक केस लॉ दिया था इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी, ये केस लॉ है। देखो, कभी भी केस लॉ लिखा रहेगा ना तो वहां पे दोनों पार्टीज का नाम लिखा रहेगा। जो दो पार्टीज में झगड़ा था उनका नाम ऐसा लिखा हुआ रहता है। ठीक है? केस लॉ के अपने को नाम याद करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको याद रह गए कोई इंपॉर्टेंट वाले, दैट इज कंप्लीटली फाइन। जैसे इसमें अपने को एक दो इंपॉर्टेंट आएंगे, मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पर, वो वाले आपने याद रख लिए, दैट इज सफिशिएंट। बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक केस लॉ बेस्ड आपको ऐसा मतलब कि ये वाले केस लॉ में क्या हुआ था या ये वाले इसका नाम क्या है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन फाउंडेशन में नहीं आता। पर वो केस लॉ में कॉन्सेप्ट क्या था, उसका पूरा केस क्या था, ये अपने को समझना जरूरी है, क्योंकि उस पर बेस्ड अलग से दूसरा बना करके वो क्वेश्चन दे सकते हैं। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी, यहां पर क्या हुआ था? व्हेन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, assets were divided among the partners, sales tax officer wanted to tax this transaction, held it was not a sale। क्या हुआ था यहां पर? एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसके बहुत सारे पार्टनर्स थे, ए बी सी डी। ठीक है? अब क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही थी, डिसॉल्व हो रही थी। ठीक है? तो अब डिसोल्यूशन पे क्या होता है, जनरली जो फर्म में असेट्स वगैरह रहते हैं वो वापस से पार्टनर्स को डिवाइड हो जाते हैं, राइट? यहां पर जो सेल्स टैक्स का ऑफिसर था ना, जो गवर्नमेंट का सेल्स टैक्स वाला ऑफिसर था, वो क्या बोला कि पार्टनरशिप फर्म यहां पर इन इफेक्ट ए बी सी डी इनको वो असेट्स बेच रही है। पार्टनर्स बोले ऐसे कैसे, हम जाएंगे कोर्ट में। गए वो कोर्ट में, कोर्ट में जाकर के उन्होंने क्या बोला, जज साहब हम
और हमारी पार्टनरशिप, दे आर वन एंड द सेम थिंग। अभी अपन ने ऊपर एग्जांपल लेते हुए बोला कि पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं मिलती है। लॉ में पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट आइडेंटिटी नहीं मिलती है। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे एक पर्सन की दुकान है, तो वो दुकान और वो पर्सन अलग अलग है क्या? नहीं। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में होता है, बोथ आर द सेम। जज साहब ने उनकी बात सुनी और बोला बिल्कुल तुम लोग बरोबर बोल रहे। सेल्स टैक्स ऑफिसर वाले को डांटा, बोले कुछ भी बोलता गया। यहां पर जो ये हो रहा है, दिस इज नॉट अ सेल। वो खुद के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एंड सिंस दे बोथ आर द सेम पर्सन, यहां पर कोई सेल्स पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर सेल्स हुआ ही नहीं है, सिर्फ खुद में ही वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब वापस से वो पैराग्राफ एक बार पढ़ लो। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या? पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। डिस्कस किया अपन ने ऊपर, वापस से उसको बोल रहे हैं कि पार्टीज का इंटेंशन क्या रहना चाहिए? लीगल रिलेशन क्रिएट करने का रहना चाहिए। सोशल या डोमेस्टिक टाइप के ऑब्लिगेशन, सोशल अग्रीमेंट्स आर नॉट एट ऑल एनफोर्सेबल, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स। There must be an intention on the part of parties to create legal relation between them. Social या domestic type के agreements, they are not at all enforceable in law and hence they do not result into contracts. जैसे कि एक एग्जाम्पल उन्होंने अगेन केस लॉ बेस में ही दिया है, बल्फोर वर्सेस बल्फोर। यहां पर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ था। देखो अभी कितनी डेंजर रहती वाइफ, मतलब मेरे को नहीं मालूम, मैं तो बस सुन के बोल रहा हूं। आई एम हैप्पीली अनमैरिड। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर में क्या हुआ था? हस्बैंड ने कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना था, या फिर आउट ऑफ कंट्री, जो भी उनकी कंट्री थी वहां पर जाना था। वाइफ बोले पीछे से खर्चा कैसे चलेगा? बोले मैं तेको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भेजता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बोले डन। हस्बैंड चला गया दूसरे देश में और उसको पैसे भेजना 1-2 मंथ्स भूल गया, ठीक है। वाइफ ने यह बात पर केस कर दिया हस्बैंड पर, बोले इसने मेरे को पैसे नहीं भेजा, अब इसको जो है इसने ब्रीच किया है, मैं इस पर केस कर रही हूं। डज दिस साउंड लाइक लीगल ऑब्लिगेशन? नॉट एट ऑल। हस्बैंड वाइफ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दिस इज जस्ट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और अ सोशल ऑब्लिगेशन, दिस इज नॉट एट ऑल अ लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा, वाइफ इसको फॉर एग्जाम्पल को जब हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था ना कि मैं तेको पैसे दूंगा, तब अगर हस्बैंड से फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोल करके उसको लिख लेता था और लॉ में रजिस्टर करा लेता था, तो फिर वो वैलिड होता था क्या? स्टिल इट वोंट बी वैलिड। अरे जो चीज गलत है उसको आप, मतलब जो सोशल है उसको लिख लो, रजिस्टर कर लो, रजिस्टर कर लेने से, लिख लेने से डायरेक्टली वो लीगल बन जाएगा क्या? नहीं। जैसे फादर सन का अपन ने एग्जांपल देखा था, फादर ने लिख करके प्रॉमिस कर दिया था, तो क्या वो लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगा क्या? नहीं। राइटिंग, रजिस्ट्रेशन डजंट मैटर, बेसिक उसका नेचर क्या है ये अपने को देखना पड़ता है। Husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery. Here in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relation. वैसे ही मिस्टर लेखपाल ने प्रॉमिस किया अपने बेटे को
कि अगर तू सीए बन गया तो मैं तेको 5 लाख रुपए दूंगा। बेटे ने 5-6 साल बड़ी मेहनत की, सीए बन गया। पापा बोले अब तो तू ज्यादा खुद से ही कमा लेगा, मैं तेको पैसे नहीं दूंगा। क्या बेटा केस कर सकता है? नहीं कर सकता, as it was just a social agreement. Example 7, ए ने बोला मैं तेको कुछ गुड्स बेचता हूं। बी बोला मैं तेको उसके बदले पैसे देता हूं। राइट? यहां पर इंटेंशन था दोनों का लीगल रिलेशन क्रिएट करने का? बिल्कुल था। एक कमर्शियल कुछ तो भी ट्रांजैक्शन था। ए ने बी को गुड्स दे दिया, बी ने इसको पैसे ही नहीं दिया। अब क्या ए कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, और बी के अगेंस्ट वो पैसा रिकवर कर सकता है। ए कैन स्यू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Then, third point, other formalities to be complied with in certain cases. देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में करो, ओरली करो बोल करके हमको कोई लेना देना नहीं है। कैसे भी किया आपने चलेगा, दोनों भी कंप्लीटली वैलिड रहेंगे। राइटिंग में करो चाहे ओरली बोल करके बाय वर्ड्स ऑफ माउथ करो, देयर इज नो डिफरेंस, मे बी रिटन मे बी स्पोकन। पर समझ लो, ए ने बोला बी को मैं तेको कार बेचूंगा, बी ने बोला मैं तेको 10 लाख रुपए दूंगा। ए ने कार बेच दिया, बी बोला मैंने तो 5 लाख रुपए ही बोला था। ए कोर्ट में जा सकता है? जा सकता है, बट कोर्ट में वो प्रूफ कैसे करेगा कि इसने 10 लाख रुपए बोला था? राइटिंग में है क्या कुछ? फिर कैसे प्रूफ करेगा? नहीं कर सकता। इसीलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। लीगली देखे तो चलेगा, ओरली भी चलेगा, राइटिंग में भी चलेगा, बट ये ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए बेस्ट इंटरेस्ट यही रहता है पार्टीज का कि कॉन्ट्रैक्ट कायम में रहे, राइटिंग फॉर्म में रहे। नाउ इन सर्टेन केसेस कॉन्ट्रैक्ट्स सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड। अब कभी कभी नहीं, क्या दूसरे लॉज, दूसरे एक्ट्स नहीं क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ये वाली फॉर्मेलिटी होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट होते रहा ना, तो इंश्योरेंस को गवर्न करने वाला जो रूल, जो लॉ है ना, वो क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में रहे तभी वैलिड रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता चलेगा, बट वो वाला लॉ बोलता कि आपको राइटिंग में ही चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस फिर आपको राइटिंग में लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज रिटन। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लॉज, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं जिसमें कि बोला जाता है कि आपको राइटिंग में ही करना पड़ेगा। जैसे प्रॉपर्टी आप खरीदते बेचते हो, ठीक है, आप तो नहीं, जो भी मतलब खरीदते बेचते हैं प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी, उन लोगों को वो अग्रीमेंट नहीं क्या राइटिंग में करना पड़ता है। इसार, खरीदी खत वगैरह नाम सुना है क्या? नहीं सुना है, थोड़ा बहुत है। तो उसका प्रॉपर राइटिंग में होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बिना वो वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको गवर्न करने वाला जो लॉ है इमूवेबल प्रॉपर्टीज वगैरह को, वो बोलता है कि आपको राइटिंग में ही लगेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर अदर लॉज, एग्जाम्पल इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है आपको कैसा भी चलेगा, बट अगर कोई दूसरे लॉ कोई ऐसी चीज बोलती है कि आपको राइटिंग में ही चाहिए, या आपको विटनेस के वहां पर साइन लगेंगे, आपको 2 विटनेस के अंदर ही ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 लोगों के सामने ही ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो वाले लॉ के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। Thus, where there is any statutory requirement that any contract is to be made in writing or in presence of witness, then or any law relating to registration, documents must be complied with. ये restrictions contract act डाल रहा है क्या? नहीं, दूसरे laws डाल रहे हैं, अगर है तो। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग,
एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, इनडेफिनेट या वेग या कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन, नॉट वेग और इनडेफिनेट। जैसे ए ने बोला बी को, मैं तेको 10 लीटर ऑयल, तेल बेचूंगा। क्या ये सर्टन है? पर कौन सा ऑयल? खाने का ऑयल, सर में लगाने का ऑयल? नहीं बताया। अलग अलग टाइप के ऑयल आते हैं, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। कौन सा ऑयल? कुछ बताया है? नहीं बताया। दिस इज वेग, दिस इज नॉट क्लियर। यहां पर इट वोंट रिजल्ट इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज नथिंग सर्टन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। ए ने बोला बी को, मैं तेको मेरी प्रॉपर्टी लीज पर देता हूं जब तक तू चाहे। कितने पीरियड के लिए? जब तक तू चाहे। ये सर्टन है क्या? जब तक तू चाहे, पर कितना पीरियड? वो जितना वो चाहता है वो सर्टन है क्या? नहीं है। इसीलिए यहां पर भी इट इज अनसर्टन। वो तो कितना भी चाहेगा, पहले बोलेगा 10 साल, बाद में बोलेगा नहीं नहीं 15, अरे नहीं नहीं मेरे को तो 5 साल पहले ही खत्म करना था, राइट। इसीलिए जो एकदम लाइफ लॉन्ग लीजेस वगैरह भी होती है ना, आपने सुना होगा मे भी 99 ईयर्स की लीज होती है, राइट। वहां पर भी मतलब अगर लाइफ लॉन्ग के लिए भी रहा ना हो, हमेशा के लिए, तो भी वहां पर एक ऐसा 99 ईयर्स मेंशन किया जाता है फॉर दिस पर्पस ओनली, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी होना जरूरी है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिटवीन, जो अपन ने एग्जाम्पल देखा, एज पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन। एंड लास्ट पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। आप जो करने का प्रॉमिस कर रहे हो वो पॉसिबल रहना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे कदमों में जमीन लाके रख दूंगा, जमीन नहीं आसमान ला करके रख दूंगा, ये सारे फालतू बातें हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि इसको परफॉर्म करना एक्चुअली पॉसिबल है क्या? नहीं है। वैसे ही ए बोलता है बी को कि मैं तेको जादू से, मैजिक से ट्रेजर ला करके दे दूंगा। ट्रेजर मतलब बहुत सारा धन दौलत सोना संपत्ति ला करके दे दूंगा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहां पर इट वोंट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए बोलता है बी को कि मैं तेरे रिलेटिव सी, जिसकी डेथ हो गई है, उसको वापस से जिंदा कर दूंगा अगर तू मेरे को 1 करोड़ रुपए दे तो। हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। दिस इज अगेन नॉट अ, दिस कैनॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। जो परफॉर्म हो सकती है वो ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, एक्ट्स इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? एक बार वापस बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? अग्रीमेंट विच इज एनफोर्शिएबल बाय लॉ। अग्रीमेंट या एनफोर्सिबिलिटी किस में फर्दर क्लासिफिकेशन था? किस में था फर्दर क्लासिफिकेशन, एनफोर्सिबिलिटी या अग्रीमेंट में? अग्रीमेंट में। क्या था अग्रीमेंट में? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। और फर्दर क्लासिफिकेशन किस में था? प्रॉमिस में फॉर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर के बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलकर के बनता है अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी मिलकर के बनता है कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता है? वो जब वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। सोशल ऑब्लिगेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। सेक्शन 10 में हमको कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट के, राइट। कुछ जो स्पेसिफिकली दिए हैं, कुछ कुछ जो दिए नहीं है बट हमने समझे हैं, पढ़े हैं। कौन से थे वो? 2 पार्टीज, दूसरा मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, other formalities to be complied with, certainty of meaning and possibility of performance। ठीक है, रुके यहां पर, चलिए, थैंक यू सो मच। 10